नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस। अरविंद जी ने बिल्कुल मुझे डिफेंसलेस कर दिया है या डिफेंसिव कर दिया है। खुद प्रखर वक्ता है। प्रत्यय अमृत जी की वाणी आपने सुनी ही है, इनको मैंने कई बार सुना पहले भी। तो इनके नपे तुले शब्द प्रशासनिक शब्दों के सामने इनके भाषण तो खैर अपने में ही शब्दों के चयन और वाक्पटुता में इनसे कोई आगे नहीं हो सकता। अच्छा डिफेंड कर लेते हैं चीज़ों। अध्यात्म के सिरे को जोड़ते हुए एक पुलिस पदाधिकारी जो आध्यात्मिक भाषण कर सकता है, उनको भी आपने सुना ही। तो इस 3 प्रखर वक्ता के बाद अब मुझे बोलने को मिला है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। फिर भी चूंकि मुख्य अतिथि के रूप में बोलना है, कुछ तो बोलना है। लंच का समय भी है और सिविल डिफेंस के लोगों ने के पदाधिकारी डीजी और एडीजी और डीआईजी ने बड़े कैप्टिव ऑडियंस जमा कर रखे हैं। सारे पुलिस के लोग हैं, वर्दी वाले हैं, तो वो जा नहीं सकते हैं। बाकी जो तमाम आप लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो जा नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, मुझे सुनना ही पड़ेगा। आज के इस संगोष्ठी, ऐतिहासिक संगोष्ठी के सभाध्यक्ष मेरे अनुज, प्रिय अनुज गुप्तेश्वर पांडे जी, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमृत प्रत्यय जी, अरविंद पांडे जी, कुंदन कृष्णन जी, जितेंद्र मिश्र जी, पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि जी, पुलिस के तमाम हमारे बड़े पदाधिकारीगण, सेवानिवृत्त आईजी श्री केपी सिंह साहब, सिविल सोसाइटी से संबंधित आपदा से जूझने वाले नागरिकगण, आपदा में मदद करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारीगण, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर के लोग आए हैं बिहार फायर सर्विस से भी हमारे कुछ कैप्टिव ऑडियंस हैं, तो वो उनको भी मैं संबोधित कर रहा हूं। मीडिया से आए हमारे मित्रगण, अन्य सभी अतिथिगण। आपदा की जब बात होती है तो दैवीय प्रकोप मान के हम इसको फेट एक्म्प्लाई मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में जितनी भी आपदाएं आती है उसके जनक हम ही हैं। हमारी अपना रहन सहन, अपनी व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था जिसको हमने पोषित किया है, सरकार की व्यवस्था जिसके हम हिस्सा बने हुए हैं, कहीं न कहीं ये सब हम मिलके ही ऐसी प्रकृति को बाधा उत्पन्न करते हैं कि आपदा आती है। हमें उन जड़ पे आक्रमण करना होगा। हालांकि आज की जो गोष्ठी है, ये गोष्ठी एक एप्रिसिएशन गोष्ठी है। इसमें संभवतः एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल सोसाइटी के जितने लोगों ने अच्छा काम किया, उनको सम्मानित करने की इच्छा रखने के आधार पे तथा फीडबैक लेकर योजना बनाने का एक संकल्प है। लेकिन हमें सबसे पहले उन जड़ों पर कुठाराघात करना होगा, और इसकी चर्चा बहुत हद तक डरते सहमते कि भाई प्रशासन के लोगों के सामने बैठा हूँ, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही बेबाकी से किया है। मैं इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
यंग लोग, आयुष जी आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। यंग लोगों के लिए आवश्यक है कि आने वाली संस्था को, आने वाली व्यवस्था को कैसे हम सुधारें, कैसे हम आगे बढ़ें, संस्थागत परिवर्तन कहाँ करना है, उसके लिए आपको आज्ञान हो। जब तक आप इस आश्रय बैठे रहेंगे कि अमृत प्रत्यय जैसे एक जाबाज पदाधिकारी आपके सामने आके आपको मदद करें, जब तक व्यक्तिवादी व्यवस्था के आप गुलाम बने रहेंगे, तब तक आपदाएं आती रहेंगी, गोष्ठियां होती रहेंगी, सबक सीखे जाते रहेंगे, घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी और फिर हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इसीलिए युवा पीढ़ी का आह्वान है कि प्लीज ऐसी स्थिति में उन सब व्यवस्थाओं पर ध्यान दीजिए जिसको बदलने की आवश्यकता है। जब आपदा की बात करते हैं तो मेरे जहन में कुछ हमारी अपनी जो अनुभव है उनको मैं शेयर करना चाहूंगा। शेयर करूं? अनुमति है? क्योंकि देखिए, नौकरी के सिर्फ 4 वर्षों की अवधि मेरी हुई थी जब मैं भागलपुर के भयानक सांप्रदायिक दंगा के बीच मैं वहाँ पर एएसपी लॉ एंड ऑर्डर में प्रतिनियुक्त हुआ था। वो भी एक तरह की आपदा ही मानता हूँ। जितनी जानें उस सांप्रदायिक दंगा में लोगों की गई थी, 1200 के लोग करीब हताहत हुए थे। उस समय जो भागलपुर का माहौल था, आर्मी बुलाई गई थी, पुलिस का पूरा जमावड़ा था, लेकिन दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शहर से गांव, गांव से देहात फैलता चला गया। कारण क्या था? प्रशासनिक जो समस्या, कोऑर्डिनेशन का पूर्ण अभाव। कोऑर्डिनेशन के पूर्णतः अभाव के कारण ये समस्या बढ़ती चली गई। ईगो की लड़ाई, हर आदमी अपने ईगो से ग्रसित था। लैक ऑफ कोऑपरेशन, मॉनिटरिंग। मुझे बहुत खुशी है कि पटना के जल जमाव के बाद जिला प्रशासन ने और यहाँ तमाम जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, बिजली विभाग, तमाम विभाग, सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लिया। कुछ पॉइंट्स आए हैं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा। हमें लगता है कि सिविल डिफेंस की भूमिका उसमें आती है और इन्हें चाहिए कि जो लोग मदद करना चाहते हैं वो इसमें आगे हैं। तो वो मुझे एक समय दिखला कि कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था वहाँ, जिस कारण घटना रुकी नहीं। और जितने पुलिस पदाधिकारी वहाँ दिए गए थे उतने में तो घर घर में पुलिस लग सकता था। एक वो मुझे याद है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से समस्याएं कितनी विकराल हो सकती है। दूसरा मुझे अनुभव हुआ जिसके बाद ये एनडीआरएफ का गठन हुआ या एनडीएमए का गठन हुआ, वो घटना है 2002 की, 2001 और 2 के बीच की। संभवतः भुज में भयंकर भूकंप आया था। भुज का वो भूकंप इतना तबाही का आलम लाया था। संयोग से मैं अपने डेपुटेशन के दौरान भुज के एयरपोर्ट के डीआईजी के रूप में कार्य किया था। वो एयरपोर्ट मेरे जिम्मे था, तो मुझे जाकर देखने का मौका मिला था। भुज के भूकंप की उस 2 वर्षों के बाद ही मुझे उस चीज़ को देखने को मिला था। उस 2 वर्षों में भारत सरकार के प्रयास से, राज्य सरकार के अथक प्रयत्न से जिस तरह से भुज के भूकंप पीड़ितों के लिए व्यवस्था बनाई गई वो अद्वितीय था। उस घटना के बाद जो लिए गए निर्णय लिए गए, जो कार्य किए गए, और आज भी वहाँ का जो एसडीआरएफ, उसी एसडीआरएफ, गुजरात एसडीआरएफ के पैटर्न पर एनडीआरएफ गठन हुआ, जो गठन किया गया उसी का आज ये एनडीआरएफ बढ़ता हुआ स्वरूप है। तो वो मैंने देखा कि किस तरह से हमारे सीआईएसएफ के जो एयरपोर्ट के लोग थे, चूँकि सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा करनी थी, तो टेंट में रह के काम कर रहे थे। लेकिन अच्छा एयरपोर्ट, अच्छा अस्पताल बहुत ही भव्य बनाया गया, भूकंप रोधी बनाया गया। तो ये भी मुझे सबक मिला कि घटना होती है तो उसके बाद
प्रशासन को, सरकार को, भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, लोगों को किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। तीसरी घटना, तीसरा जो मेरा साबका पड़ा आपदा से, सुनामी आपने सुना होगा। सुनामी, भूकंप और बाढ़ जो 2005 में, 2004 में, 2004 अक्टूबर में, जिसमें अंडमान निकोबार में भूकंप आया था, जिससे पूरा अंडमान निकोबार ध्वस्त हो गया था। और उसका प्रभाव चेन्नई से लेकर पूरे साउथ में आया था। और हमारे सीआईएसएफ के भी कल्पक्कम प्लांट, इन सब में काफ़ी क्षति हुई थी और हमारे लोगों की भी मौत हुई थी उसमें। उस समय का याद है कि भूकंप होने के तुरंत बाद संयोग से हमारे डीजी उस दिन हमारे हेडक्वार्टर में मौजूद थे बॉम्बे में। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि सर, एनडीआरएफ की तब तक एक गठन होने की प्रक्रिया हो गई थी और सीआईएसएफ से 2 बटालियन एनडीआरएफ के लिए तैयार हो रही थी। हमने, और सीआईएसएफ उसमें लीड ले रहा था और कहीं ना कहीं बॉम्बे में हमारे होने के कारण हम लोग उसमें थोड़े आगे थे। तत्काल हम लोगों ने अपनी टीम को रवाना किया, स्पेशल फ्लाइट मुंबई लाया गया, वहाँ से हम लोगों ने उसे अंडमान निकोबार में उतारा। तो सीआईएसएफ की वो टीम पहली टीम थी जो अंडमान निकोबार गई और वहाँ कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज कंप्लीटली डैमेज। उसको रिस्टोर किया वन बाय वन। सीआईएसएफ की उस समय की जो भी तैयारी थी एनडीआरएफ की, उसने उसको रिस्टोर किया। फाइनली इट वाज बैक टू नॉर्मल। केवल समय के साथ, जब तक भारत सरकार कुछ सोचती तब तक हमारे डीजी से बात हुई, उन्होंने इमीडिएटली पीएमओ में बात किया और कहा कि हम लोग तैयार हैं भेजने के लिए, और वह ठीक है आपको भेजा जा रहा है। तो टाइम उसमें यह समय के साथ यदि विलम्ब होता तो और डिले होता, विलम्ब नहीं हुआ, इमीडिएटली हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स शुरू हो गया। बॉम्बे से फ्लाइट से सीधे हम लोग उसको वहाँ पर किसी भी तरह एयरपोर्ट, हवाई पट्टी भी डैमेज था लेकिन लैंड करा के काम शुरू कराया गया। चौथी आपदा तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए उसकी चर्चा भी मैं जरूर करूँगा। 25 जुलाई 2005 मुंबई की वो जल जमाव, मुंबई की एक टिपिकल कहानी है कि जब बारिश तेज हो और समुद्र का जो 12 घंटे का फेज होता है, समुद्र पीछे जाती है और समुद्र आगे आती है। तो यदि वो फेज हो और बारिश हो तो जो भी आपका पानी है वो कहीं ना कहीं निकलेगा नहीं, समुद्र में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उधर से ही पानी आ रहा है। और ये जब कोइंसाइड करता है तो थोड़ी भी बारिश हो गई तो जल जमाव होना तय है। तो 25 जुलाई को सुबह एकदम नॉर्मल था, लेकिन एक बार 10 बजे से बारिश होनी शुरू हुई और बारिश लगातार होने लगी। 1:30-2 बजते बहुत ज़्यादा बारिश तेज हो गई। मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा कि सर हमारा घर दूर पड़ता है, बारिश तेज हो जाएगी, हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो हमने सबको छुट्टी दिया। मैं क्या जानता था कि मुझे भी झेलना पड़ेगा। सबको छुट्टी दिया। मैं अपने चैम्बर में, रूम में, एसी का रूम था, बंद था, बाहर बारिश हो रही है, हम आवाज़ सुन रहे हैं, आराम से काम किए जा रहे हैं। ऑफिस वाले जो भी सब जा रहा हो जाइए, छुट्टी देते गए। अंत में अचानक लगभग 6:30 बजे बिजली गायब, टेलीफोन खत्म। अच्छा, उससे पहले 1-2 फ़ोन मेरे 2 बैचमेट ने किया कि मैं तो मुंबई एयरपोर्ट हूँ, मुंबई एयरपोर्ट पूरा जलमग्न हो गया है, अब मुझे मेरा बैटरी ये हो जाने वाला है, यहाँ कुछ नहीं काम कर रहा है, मुझे सफलता दीजिए, मैं इस होटल में हूँ, मुझे यहाँ से निकलवाइए। उसके बाद सारा टेलीफोन खत्म, सारी बिजली गई, कोई फ़ोन नहीं। बगल में हमारा एक यूनिट था, ऑयल कॉरपोरेशन का यूनिट, वहाँ पर पानी आ गया। हमारे कुछ लोग कहीं वॉच टावर पे जवान फंस गए थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं। लेकिन उस समय एक जो हम उस समय सोचते थे कि वायरलेस सिस्टम बेकार सिस्टम हो गया है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मैं उस समय इस विचारधारा का था कि वायरलेस की आवश्यकता नहीं, इतना फ़ोन हो गया कि ये हो गया। लेकिन उस दिन सारे सिस्टम को फेल करने के बाद एक ही सिस्टम मेरा काम किया, वायरलेस। उस वायरलेस के माध्यम से हम अपने जवानों को जहाँ पानी भरता रेस्क्यू कर पाए थे।
तो उसके बाद हमने कहा कि फिर तो हमने प्रस्ताव ही दिया कि पूरे मुंबई में CISF का वो वायरलेस का 6 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, जिसमें जगह जगह रहेगा, कितनी भी बार कितना भी कुछ है हमारा कम्युनिकेशन चलता रहेगा और सबकी गाड़ी में वायरलेस सिस्टम रहेगा। प्रस्ताव हालांकि फाइनली सक्सेस हुआ नहीं, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ गई, मोबाइल फोन्स बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो वो और डिटेल में ख़त्म हो गया। तो इतनी बारिश हुई कि मुझे रात भर कार्यालय में ही बिताना पड़ा, मैं जा नहीं पाया, रात भर भूखे। और मैं समझ सकता हूँ उस आपकी वो व्यथा, मुझे तो एक दिन झेलना पड़ा, आप लोगों को 3-4 दिन झेलना पड़ा, तो वो जल जमाव की समस्या के कारण से। तो जो आपदाओं की, जो मैंने 4-5 तरह की आपदाओं का जो लेखा जोखा दिया, और पटना में हुआ, इसके पहले जैसा कि अमृत प्रत्या जी ने बताया कि कोशी के प्रकोप से हुआ, और मैं कोशी का रहने वाला हूँ, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो मुझे मालूम है सरकार जो कहे, सरकार की जितनी भी बातें हों, इतनी सरकारें आई है, भारत सरकार की भी सरकारी है, लेकिन हर वर्ष उस क्षेत्र के कुछ एरिया में बाढ़ आता ही है। बाढ़ का आना तय है, और बाढ़ का आना तय है, जल जमाव होना है, लोगों को घर से निकलना ही होता है। और ये आम है कि जो बांध के ऊपर हर वर्ष लोग आके रहते हैं, और फिर बाढ़ खत्म होती है, फिर लौट के अपने गाँव जाते हैं। मैं विद्यार्थी हूँ इंजीनियरिंग का, मैं सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, और वाटर रिसोर्स मेरा बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट था। तो एक हमारे उस समय पेपर, थोड़ा मैं डाइग्रेस होता हूँ, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं ना। तो उसमें एक सब्जेक्ट होता था वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट सब्जेक्ट में तमाम जो बाढ़ आना, बाढ़ जाना, उसका लॉस, उसकी व्याख्या होती थी। तो हमारे बड़े ही विद्वान प्रशिक्षक थे श्री निखिलेश भाई, स्वर्गीय श्री निखिलेश भाई, आज नहीं दुनिया में, उनको नमन भी करता हूँ। वो हमारे उस सब्जेक्ट के मास्टर थे। तो जो पढ़ाते पढ़ाते हमने उनसे सवाल किया कि हर वर्ष बाढ़ आना है, तो उसकी कोई ठोस व्यवस्था क्यों नहीं होती। तो उनका जो एक बड़ा अच्छा उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान दिया कि एक इसमें नियम बनाया हुआ है, यदि बाढ़ की विभीषिका से बचनी है, बाढ़ के लिए कितनी भी आप तैयारी जरूर कर लें, बाढ़ तो आनी है, लेकिन उसकी तैयारी में जो खर्च, अमृत प्रत्या जी बिहार सरकार के बहुत ही तेज तर्रार पदाधिकारी हैं, बहुत से विभागों में काम किया है। जितने आज के 70 वर्षों में जितना खर्च बाढ़ को रोकने के लिए उस क्षेत्र में किया गया हो, हमें नहीं लगता है कि उसकी कोई गिनती भी हो सकती है, उसका कोई लेखा जोखा भी है। उनका यही कहना था, इट इज़ बेटर कि आप बाढ़ को आने दो, कोई तैयारी मत करो, लोग आ जाएंगे वापस, समय से वार्निंग दे दीजिए, लोग वापस आ जाएंगे, फिर बाढ़ खत्म हो, लोग चले जाएंगे। और प्रबली ये जो सिद्धांत उस समय मुझे बताया गया, लेकिन हमारे कुछ अनभिज्ञ और वैज्ञानिक और सिद्धांत विहीन लोग, जिन लोगों ने बाढ़ के प्रकोप को रोकने के लिए बांध बनाने का जो प्लान किया है, ये सबसे बड़ी बाढ़ को लाने के लिए सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारक है ये बांध का निर्माण। बांध के निर्माण से जलमग्न होना तय हो जाता है, क्योंकि आप बांध करके पानी के नेचुरल बहाव को रोक देते हैं। आप नेचुरल बहाव को रोकते हैं तो पानी लगना तय है। आपने बांध बना, नदी के पानी को आने से रोकते हैं, लेकिन जो पानी को नदी में जाना उसको भी आप रोकते हैं। और जो प्राचीन समय में होता था कि बाढ़ आई, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, खेतों में देती थी, बाढ़ चली गई, खेत हरा भरा हो गया, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती थी, वो खत्म हो गई। तो पहले तो यदि किसी भी व्यक्ति को यदि बाढ़ के लिए, उस मिथिला क्षेत्र की बाढ़ के लिए बात करनी होगी, तो पहला तो करना सब तमाम बांधों को ध्वस्त करना होगा। बाढ़ आएगी, अपना पानी का फैलाव जितना ज़्यादा फैलेगा उतना उसका हाइट कम होगा। नियम है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर यदि बहुत बड़े क्षेत्र में फैलेगा तो उसका डेप्थ कम होगा, यदि कम क्षेत्र में फैलाएंगे तो डेप्थ बढ़ेगा। एक वो भी चीज़ है।
और कंकड़बाग और राजेंद्र नगर के लोगों से मेरा ये आग्रह है, बहुत अनुरोध है कि आपकी समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। कितनी भी व्यवस्था हो जाए, कितना भी नाला बन जाए, कितना भी संप लग जाए, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने नेचुरल फ्लो को रोका है, अपने भवन को बना बना के, एक उस पर प्रयास होना चाहिए कि कम से कम पानी के बहने का रास्ता आप छोड़िए। बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं, लेकिन आपने जिस तरह से बांध बना के कोशी और बाकी उसकी तमाम सिस्टर के बहाव को रोकने का प्रयास हो के, प्राकृतिक नहीं जनता द्वारा बनाया गया बार है, वही आप लोगों के द्वारा बनाया हुआ जल जमाव। किसी को दोष नहीं दे सकते, सिर्फ आप अपने को दोष दे सकते। क्यों दोष देंगे? कि आपने बनाया है, आपने एक व्यवस्था बनाई है, उसको आप पोषित कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। बदलाव वहां पर, अपने में बदलाव कीजिए, व्यवस्था में बदलाव कीजिए, देखिए क्या होना। जैसे आयुष ने कहा और कुछ लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, आपके बड़े अच्छे सुझाव थे। सेमिनी डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम क्यों नहीं बता सकते हैं? सही बात बताया जाना चाहिए। एक ये चीज़ है कि हमें यदि एक उंगली किसी और को उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ है। ये कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, और ये कोई आज की बात नहीं है। आप रेलवे स्टेशन चिड़ियाटार पुल से नीचे जाइए तो हल्की बारिश होती है तो जल जमाव होता है। और आई थिंक पिछले 30 वर्षों में या 15 वर्षों में या जितने वर्षों में कहें, बहुत से पटना के सौंदर्यीकरण पे बहुत से खर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आपके क्षेत्र में जरूर ध्यान दिया गया, लेकिन नेट रिजल्ट वही है। दोष किस पे दीजिए? क्या प्रशासन पे, क्या जिलाधिकारी पे, क्या पटना नगर निगम पे, क्या बुडको पे, क्या आपदा प्रबंधन पे, किस पे? सिर्फ हमें अपने व्यवस्था को ठीक करना होगा। एक सुझाव आया था कि सिस्टम बने, घर घर के गांव में एक मोहल्ला में एक आदमी रहे। बनी व्यवस्था है, नगर निगम की व्यवस्था तो वही है, काउंसलर हैं, वार्ड काउंसलर हैं, उसके और तमाम मेंबर हैं। एक कोई जलसा हो जाता है उसमें तमाम लोग आ जाते हैं फीता लगा के, सारे लोग हैं। लेकिन केवल फीता लगा के स्टेज पर बैठने वाली बात होनी चाहिए। जनता में जैसे सिविल सोसाइटी लोग काम कर रहे हैं, जैसे सिविल डिफेंस लोग काम कर रहे हैं, उनको उस तरह से काम करने का आवश्यकता है। मेरी भूमिका विशेष मुख्य अतिथि की थी। मैंने आपके साथ हूँ, न आपके साथ हूँ, न किसी के साथ हूँ। मैंने अपने अनुभव के आधार पे जो मैंने अपने बातों को बताया, हमें लगता है कि प्रत्येक जी को भी, अरविंद जी को भी, आप लोगों को भी, एडीएम साहब को भी, जिला पदाधिकारी को भी, मेरे इन बातों को में जो छिपी हुई गहराई है उसको समझें, उसके हिसाब से, उसके अनुसार सिस्टम को बदलने के लिए, सिस्टम में को परिवर्तन करने के लिए प्रयास हो। केवल एक आदमी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस तब आएगा जब आपदा होगी। हमें तो इनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हम आपदा होने ही न दें, उसके कारण। खैर, अब संगोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य है, तो मैं पीछे छूट जाऊंगा यदि अपने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड के लोगों को उनके उन कार्यों के लिए जिनके उत्तरदायी नहीं थे, जिन रिस्पॉन्स में आए थे, दे वर नॉट प्रोएक्टिवली रिलेटेड, रिएक्टिवली रिलेटेड, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा जुड़ाव एनडीआरएफ से भी है, एसडीआरएफ से है, फायर से भी है, सिविल डिफेंस से अरविंद पांडे जी के माध्यम से है। एनडीआरएफ से जुड़ा इसीलिए है, एनडीआरएफ के लोग हैं यहाँ पर। सीआईएसएफ किसमें कितने लोग हो? बीएसएफ के बटालियन, सीआईएसएफ की बटालियन नहीं है। तो एनडीआरएफ के गठन, सीआईएसएफ का पहला 2 बटालियन तैयार होना, सबसे पहले सीआईएसएफ ने बटालियन तैयार की थी। और डीआईजी जो डिजास्टर मैनेजमेंट था एनडीआरएफ का, वो पहले सीआईएसएफ को मिला था और मैं उसमें उस पद पे कार्य किया कुछ दिनों तक। और उस समय हमने तमाम जो एनडीआरएफ के ये बोट की जितनी आप देख रहे हैं, जो आपको सहायता किया, उसके खरीदने और उसको ये करने की जो नींव रखी थी, उसे हमने रखी थी। जब आया कि इतना चीज़ बनना है
क्या है तो इसका QR बनाओ, ये करो, तो लंबी बैठक करके हम लोगों ने किया। लेकिन लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। खरीद फरोख्त सरकार में, भारत सरकार में पहले QR बनना समय लगा, बट कहीं ना कहीं मैं उसके बुनियादी तौर पर जुड़ा था, इसलिए NDRF से मेरी वो रिश्ता है। SDRF की जो लोग हैं ये बेसिकली हमारे होमगार्ड्स के, मैं DG होमगार्ड्स हूँ, मेरे DG होमगार्ड्स के ट्रेन लोग हैं जिसको इन ब्लॉक हमने SDRF को दे दिया। तो इस तरह से SDRF जुड़ रहा हूँ। फायर तो मेरा अपना, मैं DG फायर भी हूँ। और मुझे याद है कि उस समय जब आपके विपदा थी तो बहुत सारे लोग हमारे व्यक्तिगत जो हमको जानते थे फ़ोन करते थे, मुझे फ्लाइट पकड़ना है तो मुझे भेजिए, तो बड़ी गाड़ी भेज के छोटी गाड़ी नहीं जाएगी। हमने उनको रेस्क्यू करके एयरपोर्ट पहुंचाया। तो फायर ब्रिगेड के लोगों ने, जैसा कि किसी खेदान साहब ने भी कहा कि बड़े अच्छे ढंग से काम किया, और आप लोगों ने भी कहा कि फायर ब्रिगेड वालों ने अच्छा काम किया। डेफिनेटली उस समय सही कहा कि पेट्रोल पंप पे आग लग गई थी, बड़ा हम लोग परेशान हो गए थे कैसे होगा, बट फाइनली दे कुड प्रिवेंट इट, दे कुड डिफ्यूज द फायर। मैं आप सबों को फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हिम्मत रखना जरूरी है, हिम्मत से काम लेना जरूरी है, आपदा से डरने की जरूरत नहीं है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कल बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।